So, hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Night. So, we have started with the second unit of Introductory Macroeconomics, Determination of Income and Employment. Until now, we have discussed the concept of AS. In this video, we are again going to review the concept of AS and we will understand what are the components of AS, and we will also see how to drive AS curve using AS schedule. So, let's start. सो बेसिकली हमें सबसे पहले समझना है कि एएस होता क्या है। एएस का बेसिकली मतलब होता है जितने भी प्रोड्यूसर से एक इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी वैल्यू की फाइनल गुड्स एंड सर्विस एक इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं उसी को हम एएस कहते हैं। और जो जितने भी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस, एक तरीके से वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनकी कंज्यूम करने के लिए मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। तो यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। So let's read what is the definition of AS. So हमने लिख रखा है value of all final goods and service that all producers are willing or planning to supply in an economy during an accounting year. Simply ये इसकी definition है AS का मतलब क्या होता है। और दूसरी टर्म्स हमने क्या कहा था, जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है उसका सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू, जितनी वैल्यू की वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा है इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वही तो कंज्यूमर के कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल होगी। तो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एएस की हमने एक डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है, वो डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। वो डेफिनेशन है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूम इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये कह रहा है भाई, इतनी बात समझ आई। अब देखो, अभी हमने क्या कहा, एएस की डेफिनेशन क्या बताया हमने, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड स्लैश सप्लाइड इन एन इकोनॉमी, यही हमने डेफिनेशन को भी ऊपर पढ़ी है, शॉर्ट में हमने लिख दिया यहाँ पे। अब गुड्स एंड सर्विस अगर किसी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करनी है तो उसको चाहिए क्या होगा, उसको चाहिए होंगी भाई फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस कौन देगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर बेसिकली यहाँ पे समझ के लिए लेबर की बात कर रहे हैं, और लेबर को मिलेगी भाई उसके लिए फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हमने क्या पढ़ी थी, जो इनकम हमने फैक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विस दी उसके बदले से इनकम मिली, उसे क्या कहते हैं फैक्टर इनकम। तो लेबर को क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। अब इनकम का भाई अगर आपको इनकम मिलेगी तो इनकम का आप क्या करोगे, या तो आप उससे कोई चीज़ खरीदोगे या तो आप उसको सेव कर लोगे। तो यहाँ पे वही लेबर भी वही चीज़ करता है, या तो वो कंज्यूम कर लेगा या वो सेव कर लेगा। अब देखते हैं आगे। या तो वो कंज्यूम कर लेगा या वो सेव कर लेगा, हमने ये दो बात पढ़ ली। तो या तो वो कंज्यूम कर लेगा या वो सेव कर लेगा उस इनकम को। तो अल्टीमेटली वी कैन से दिस थिंग, जो एएस है वो इनकम के ही तो इक्वल है। वही कहानी कहाँ शुरू हुई थी, एएस। एएस क्या, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूसर सप्लाई करने की प्लान कर रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो हमने डेफिनेशन लिख रखी है, लाइन हमने लिख रखी है। और ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, ये तो भाई फैक्टर इनकम के इक्वल होगी, जो हमने फैक्टर्स को दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया यानी कि लेबर को दी है, उसके इक्वल हो गई। इन टर्म वी कैन से दिस थिंग की जो इनकम है वो एस के इक्वल है। और जो इनकम का फॉर्मूला क्या है, कंजप्शन प्लस सेविंग, तो वही एस का भी फॉर्मूला हो जाएगा। बस आपको बस ये चीज़ समझानी थी। तो एस का हमारे पास कंपोनेंट क्या आ गए, एक आ गया आपका भाई कंजप्शन, दूसरी आ गया आपकी सेविंग। ध्यान रहेगी इतनी बात। अब देख लेते हैं पहले हम एएस शेड्यूल कैसा दिखता है, उसके बाद एएस कर्व पे आएंगे। तो ये रहा भाई आपका एएस शेड्यूल। सो देख लेते हैं भाई एएस शेड्यूल बनता कैसे है। सबसे पहले तो भाई ये आपका एएस ये आपका एएस शेड्यूल। अब एएस शेड्यूल बनता कैसे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई इनकम आपकी शुरुआत में 0, और फिर 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे आपकी इनकम जैसे कांस्टेंट बेसिस पे आपकी इनकम बढ़ेगी। इतना समझ आया। अब कंजप्शन, कंजप्शन हमने पहले एक बड़ी अच्छी सी चीज़ पढ़ी थी, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है भाई, मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो आपको करनी पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए, हमने ये पढ़ी थी। तो भले ही आपकी इनकम ज़ीरो हो, भले ही आपकी इनकम ज़ीरो क्यों ना हो, जो आपकी कंजप्शन थी, हमने क्या पढ़ा था, कंजप्शन जो किसके इक्वल हो जाती है, ऑटोनोमस कंजप्शन के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी इनकम 0 बट कंजप्शन जो है वो 100 है, ये है आपकी ऑटोनोमस कंजप्शन, जो आपकी मिनिमम कंजप्शन कह सकते हैं। मतलब हम सिंपल यहाँ पे कहना चाहते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आपकी कंजप्शन है वो जीरो नहीं होगी। बस यहाँ पे हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको। अब बढ़ते हम आगे। फिर आपकी इनकम बढ़ेगी,
इनकम बढ़ी और फिर आपकी कंजप्शन भी बढ़ी है, तो अब आपकी कंजप्शन हुई 150, ऐसी कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है। फिर 200, 250, 300, 350, मतलब 50-50 का गैप आता जा रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात पढ़ी थी भाई, इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। अब मुझे सेविंग फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता भाई सेविंग क्या है, तो मैं इनकम जो अर्न करी उसमें से कंजप्शन माइनस कर दूंगा, देन आई विल गेट सेविंग। हाँ जी, ले जाके आप इसे माइनस कर दीजिए, इनकम में से कंजप्शन में माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगी सेविंग। 0 में से 100 माइनस किया पहले पॉइंट वाले पे, तो आपको मिल गया -100। 100 में से 150 माइनस किया, -50। 200 में से 200 माइनस किया, 0। 300 में से 250 माइनस किया, 50। ऐसे ही आपको 100 और 150 मिल जाएंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था जो एस का फॉर्मूला क्या होता है। एस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि भाई कंजप्शन और सेविंग का सम कर दो तो आपको एस मिल जाएगा। सिंपल से हमने ये बात पढ़ी थी। हमने यहाँ पे एस के कंपोनेंट भी देखे थे, क्या थे हमारे? कंजप्शन और सेविंग। तो बस हमें यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, कंजप्शन और सेविंग का करना है सम, और आपको मिल जाएगा आपका एस। बस आपने यही कर रखा है भाई पहले लेवल पे। अब देखो भाई आपकी कंजप्शन, रुक जाओ पहले एक बार हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा मैस सा हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं। तो भाई आपकी सेविंग दे रखी है और कंजप्शन दे रखी है। कंजप्शन और सेविंग को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एस। बस हमने यही करना है। कंजप्शन 100 है पहले पॉइंट पे, और यहाँ -100। कंजप्शन और सेविंग को ऐड किया, 100 एड -100, 0। ऐसी 150 प्लस -50, 100। ऐसी 200 प्लस 0, 200। 250 प्लस 50, 300। ऐसे ही आप करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इनकम 0। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, हम एक बार पहले अपने पॉइंट्स देख लेते हैं, हमारे पॉइंट्स क्या क्या होंगे जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करने पड़ेंगे। जो एस कर्व होता है उसके एक्स एक्सिस पे होती है आपकी इनकम, और वाई एक्सिस पे होती है आपकी एस। तो इनकम क्या है पहले पॉइंट पे? 0। एस भी क्या है आपका? 0। पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इनकम 100, 100, क्योंकि इनकम भी आपकी 100 है और एस भी आपका क्या है? 100। ऐसी 200, 200, ऐसी 300, 300। ऐसे आपको सारे पॉइंट मिलते रहेंगे, और सारे पॉइंट में आप एक बात गौर करेंगे कि जो आपकी इनकम है दैट इज इक्वल्स टू एस। सो अब करते हैं अपना कर्व ड्रॉ। तो भाई जब आपकी 0 इनकम तो आपका एस भी 0, तो मतलब यहाँ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ओ कह लो, फिर 0 कह लो, यहाँ पे लाई करेगा। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट 100, 100, मतलब एक्स एक्सिस से भी 100 और वाई एक्सिस से भी 100 का डिस्टेंस, 100, 100। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट 200, यहाँ से भी एक्स से भी, सॉरी वाई, एक्स और वाई दोनों से 200, 200, यहाँ पे कोई पॉइंट लाई करेगा। 300, 300, आपको डॉटेड लाइन शो कर रखी है, यहाँ पे डॉटेड लाइन जा रही है आपकी, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट लाई करेगा 300, 300। तो इस तरीके से जब आप इन सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, जो यहाँ पे हमने शो कर रखी है। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शो कर रखी है, येलो से मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, येलो हाईलाइटर से। ये जो ये है ना, यही आपकी है एएस कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और जो यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है वो का सिग्निफिकेंट है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हर पॉइंट पे जो इनकम है दैट इज इक्वल्स टू एएस। और हमने क्या बात करी थी? एक्स एक्सिस पे भाई आपकी इनकम है, वाई एक्सिस पे आपका एएस है, और हर पॉइंट पे आपका इनकम जो है एएस के इक्वल है। दैट्स वाई दिस इज दिस दिस हियर वी हैव 45 डिग्री। 45 डिग्री बेसिकली ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो आपकी इनकम और एएस है वो हर पॉइंट पे इक्वल है, और हर पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है। इतनी बात समझ आ गई? एस कर और ए शेड्यूल आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अभी तक जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और मे बी इनसे जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा का नहीं आने वाला। बट जो हम आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली 6 मार्क्स में आ सकती है। और हम अब जो आगे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है आपकी एडीएस अप्रोच। उसके बाद हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी करेंगे, ऐसा अप्रोच भी करेंगे। उसके आगे धीरे धीरे और कंसेप्ट इस चैप्टर में ऐड होते जाएंगे। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडीएस अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने भाई सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करी थी इस यूनिट की,
इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की हमने स्टार्ट कर ली थी, तभी हमने एक इकोनॉमिस्ट की बात करी थी, जॉन माइनार्ड कीन्स। हमने कहा था भाई बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं ये हिस्ट्री में, और उन्होंने इकोनॉमिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है स्पेशली स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट किया, काफ़ी कुछ बताया उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो उन्होंने बताया कि भाई जो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है इनकम का, वो डिटरमाइन होता है कहाँ पे, जहाँ पे आपकी प्लान्ड एडी या फिर यू कैन से एक्स एंटे एडी जो होता है एक्स एंटे एस के इक्वल होता है, इन्होंने ये बताया। और ये शेड्यूल तो आपको भाई सिंपल सा, अभी हमने एडीएस के सेपरेट समझे थे, अब यहाँ पे दोनों का हमने एक साथ पूरा एक शेड्यूल हमने बना दिया, एडीएस का दोनों का एक साथ शेड्यूल कैसे दिखता है। सो इनकम आपकी 0, फिर 100, 200, 300, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती रहेगी। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट 150 शुरुआत में ली, 150 आपकी पूरे एंड तक है। कंजप्शन 100, कंजप्शन कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहेगी और आखिर में पहुंच जाएगी 400 तक। और हमने पहले ही बता दिया, कंजप्शन में से आपने इनकम में से सॉरी कंजप्शन माइनस करी तो आपको मिल जाएगी सेविंग। ये आपका भैया सेविंग का फॉर्मूला आ गया, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आपको सेविंग मिल गई। पहले आप पॉइंट पे 0 में से कंजप्शन माइनस करी आपने 100, आपको मिल गया -100, ऐसी -50, फिर 0, 50, 100, 150, 200 ऐसे आपको मिल जाएगा। अब एडी हमें पता है, व्हाट इज एडी? एडी इज सम ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। आपने कंजप्शन इन्वेस्टमेंट को हर पॉइंट पे आपने ऐड किया एंड देन यू विल गेट एडी। सो पहले पॉइंट पे आपकी कंजप्शन क्या है, कंजप्शन है भाई आपकी 100, इन्वेस्टमेंट क्या है 150, इन दोनों को ऐड किया आपको मिल गया 250। ऐसे सेकंड पॉइंट पे 150 प्लस 150 300। सो ऐसे आपको ऐड करते करते आपको मिल जाएगी हर पॉइंट पे आपकी एडी। एएस का भी सिंपल सा है भाई, एएस किसके इक्वल होता है? कंजप्शन और सेविंग के सम के इक्वल होता है। कंजप्शन और सेविंग का सम आप हर पॉइंट पे करते जाइए, आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे 100 प्लस 100 प्लस -100 यू विल गेट 0, 150 प्लस -50 you will get 100, 200 plus 0 you will get 200, 250 plus 50 you will get 300। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी कि हमने जो शेड्यूल है एडीए शेड्यूल जो हमने एक साथ जो हमने ड्राइव किया वो कैसे बनाया। पहले भी हमने समझ रखा है, बट इस टाइम पे हमने क्या किया, दोनों को भाई एक साथ मिक्स कर दिया। पहले हमने दोनों को इंडिविजुअली समझा था कि भाई इंडिविजुअली कैसे बनाना है, अब यहाँ पे दोनों को हमने एक साथ बना दिया है, क्योंकि एडीएस अप्रोच के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये शेड्यूल बनता कैसे है, और शेड्यूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। सो अभी आपने ऊपर शेड्यूल देखा, अब शेड्यूल को देखने के बाद आपको बताना है, थोड़ा सा शेड्यूल को डिस्क्राइब करना है, वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है कि शेड्यूल में आप बता क्या रहे हैं। तो शेड्यूल में जो एडी क्या है, एडी भाई आपको भाई एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है, कुछ खास नहीं लिखना है। एडी का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एंड एडी किसका, यहाँ पे जो एज इट इज डेफिनेशन में फिर देख लेते हैं। एडी इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और ये किसके सम के इक्वल है? कंजप्शन इन्वेस्टमेंट के। एएस भी वही है भाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी विच इज सम ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ फाइनल, क्योंकि हम हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। और भाई आपको एएस की भी डेफिनेशन लिख देनी है। अब आपने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया आपने इस शेड्यूल के बारे में। अब शेड्यूल का थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कहाँ पर डिटरमाइंड होगा, वो होगा आपका 500 करोड़। अब आपको पता चला कि 500 करोड़ होगा भाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई एडीएस इक्वल कहाँ पे है। एडीएस भाई यहाँ पे इक्वल है 500 500। अब पूरा टेबल देख लीजिए, यहीं पे इक्वल है उस एडीएस, और यहाँ पे इनकम कितनी है आपकी 500 करोड़। दैट्स वाई वी सेट जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो 500 करोड़ होगा। इतना समझ आ गया, होपफुल इतना समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हमने यहाँ पे यही बात लिख रखी है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर इनकम इज 500 करोड़, और वहाँ पे आपका एक्स एंटी एडी या फिर यू कैन से प्लान्ड एडी प्लान्ड एज के इक्वल है, और दोनों कितने हैं 500 करोड़ 500 करोड़। चलो भाई इक्विलिब्रियम समझ आ गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको समझ आ गई कि भाई प्लान्ड एडी प्लान्ड एज के इक्वल होगा, तब आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा इकोनॉमी के अंदर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारे पास ना दो केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है आपका एक्स एंटी एडी इज मोर देन एएस। डिमांड ज़्यादा है भाई सप्लाई से। डिमांड का मतलब क्या है, कंज्यूमर बोल रहा है भाई मुझे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस चाहिए एज कम्पेयर टू सप्लाई।
ऐसी सिचुएशन में भाई गुड्स एंड सर्विस की हो जाएगी शॉर्टेज। अब यहीं से कहानी होती है आपकी शुरू। अब शॉर्टेज की प्रॉब्लम को भाई सॉल्व करना है। अब यहीं से कहानी शुरू करते हैं। सो लेट्स से प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करी 400 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस, और वो ईयर एंड पे उसने ना सोचा कि भाई 300 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस मैं अपने पास रखूंगा एज अ स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस लाइंग विद प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के साथ जो गुड्स एंड सर्विस मौजूदा समय पे होती है उसके पास एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो उसका स्टॉक होता है। तो उसने सोचा ईयर एंड पे मुझे 300 करोड़ का स्टॉक चाहिए, और 300 करोड़ का स्टॉक चाहिए। उसने 400 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी। इट मीन्स वो मार्केट में 100 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करने की सोच रहा है। बट कंज्यूमर ने क्या करा, कंज्यूमर ने कहा नहीं, मुझे 100 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भाई 150 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस। उसकी डिमांड ज़्यादा थी। जो हाउस होल्ड थे, फार्म्स थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें 150 करोड़ की चाहिए। अब प्रोड्यूसर भाई अपना नुकसान तो करेगा नहीं, वो बोलेगा भाई कंज्यूमर ज़्यादा मांग रहा है, मैं तो ज़्यादा बेच के ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो वो क्या सोचेगा भाई 350 करोड़ का मेरे पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसी स्टॉक में से मैं भाई 50 करोड़ कंज्यूमर को और बेच देता हूँ, 50 करोड़ और बेच देता हूँ। अब उसके पास कितना रह गया, 250 करोड़ ही रह गया। इतनी बात समझ आई। अब उसके पास एक्चुअल स्टॉक कितना रह गया, 350 करोड़, सिर्फ 250 करोड़। अब जब 250 करोड़ रह गया उसके पास, उसने कितना सोचा था, मेरे को 300 करोड़ चाहिए। अब वो क्या करेगा भाई 300 करोड़ तक पहुंचने के लिए, अब वो सोचेगा अगली बार ना मैं प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का इंक्रीज करूँ। अब वो 50 करोड़ से अपना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। 50 करोड़ से गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उसे 300 करोड़ तक पहुंचना है। अब ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपना अगली बार आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि आउटपुट बढ़ाने के लिए उसे ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इनकम बढ़ी। इतनी चीज़ समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब यही है आपका पहला केस। एक बार रीड कर लेते हैं, जो चीज़ मैंने आपको समझाई एज इट इज़ वही चीज़ है यहाँ पे। जो AD है AS से ज़्यादा है। अब AD AS से ज़्यादा क्या है, एक बार शेड्यूल में देख लेते हैं ऐसा कब हुआ है। अब AD AS से ज़्यादा कब था, आपका शेड्यूल आप देख के इजीली बता सकते हैं। भाई ऊपर का ही जितना भी पार्ट हम ये शो कर रहे हैं, भाई यहाँ पे भाई AD आपका AS से ज़्यादा है। साफ देख के आपको पता चल रहा होगा। जो ये मैं आपको येलो वाला पोर्शन आपका हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पूरे पोर्शन में आपका AD ज़्यादा है AS से। अब बढ़ते हैं हम आगे कि हम यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। हाँ, केस वन क्या, आपका AD ज़्यादा है AS से। सो जब आपकी इनकम लेस देन 500 करोड़ है, भाई AD AS से ज़्यादा का मतलब हुआ क्या, हाउस होल्ड और फर्म्स जो है भाई ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जितना प्रोड्यूसर्स जो है सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं उससे। मतलब प्रोड्यूसर ने कहा अगर मैं 100 करोड़ की सप्लाई कर रहा हूँ, तो कंज्यूमर बोल रहा है मेरे को 150 करोड़ चाहिए भाई। 150 करोड़ सप्लाई करने का मतलब वो 150 करोड़ मांग रहा है। इसका मतलब क्या भाई, गुड्स एंड सर्विस की शॉर्टेज है। अब शॉर्टेज की प्रॉब्लम को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, भाई प्रोड्यूसर के पास था स्टॉक, उसने कहा भाई मैं स्टॉक में से दे दूंगा आपको, स्टॉक में से कंज्यूमर्स को दे देगा। बट इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो आएगी, देयर विल बी अनप्लैंड, और यू कैन से अनप्लैंड, या फिर यू कैन से अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल फॉलन स्टॉक आ जाएगा, एंड एक्चुअल स्टॉक विल बी लेस देन प्लान्ड स्टॉक। एक्चुअल स्टॉक आपका इस प्रोसेस के बाद हमने ऊपर देखा था 250 करोड़ बचा था, जिससे जो कम था 300 करोड़ से। जो हमने सोचा था कि हमारे पास इतना होना चाहिए, बट इतना हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 250 करोड़ ही बचा था। हमने ऊपर अभी देखा था ये। अब तो हमने कहा भाई हमें तो 300 करोड़ तक पहुंचना है। अब 300 करोड़ तक हमें पहुंचना है, 300 करोड़ के स्टॉक तक हमें पहुंचना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा है भाई, आपको भाई आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 300 करोड़ तक पहुंचना है मुझे। टू रिटेन स्टॉक एट प्लान लेवल, प्रोड्यूसर विल प्लान टू इंक्रीज आउटपुट नेक्स्ट टाइम। और इसके लिए क्या करेगा वो आउटपुट, इसके से आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम भाई इंक्रीज होएगी। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका AD, प्लान AD और यू कैन से एक्स एंटे AD एक्स एंटे AS के इक्वल नहीं हो जाता।
जब आपकी इनकम 500 करोड़ है। एज इट इज़ आपको ये लिखना है, एज इट इज़ आपको यही सेम चीज़ आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करनी है, और जनरली ये चीज़ 6 मार्क्स की आ जाती है, ये अप्रोच। अब बढ़ते हैं हम आगे केस 2। केस 2 पहले वाले केस का बिल्कुल उल्टा है। अब उस केस को भी एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यही रखते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें चेंज करनी है। सो अब अब आप क्या बोल रहे हैं, आपका केस है भाई दूसरा, केस नंबर 2। अब आप बोल रहे हैं भाई सप्लाई ज़्यादा कर रहा है, सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, मतलब कंज्यूमर बोल रहा है मुझे कम चाहिए, बट प्रोड्यूसर बोल रहा है मुझे ज़्यादा सप्लाई करना है। ज़्यादा सप्लाई करने का मतलब क्या भाई, मेरे पास सरप्लस गुड्स एंड सर्विस है। सरप्लस है, सरप्लस का मतलब एडिशन में है, एडिशन में जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि प्रोड्यूसर ने कहा भाई, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 400 करोड़, उसने कहा मैं ईयर एंड पे ना 300 करोड़ मुझे को स्टॉक में चाहिए अपने। स्टॉक का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस लाइंग विद प्रोड्यूसर। और क्योंकि 400 में से तो वो सप्लाई करेगा, अब 400 में से उसने मान लो, वही हम ले लेते हैं 100 उसने कहा सप्लाई, बट कंज्यूमर बोल रहा नहीं मुझे तो भाई सिर्फ 50 चाहिए थी। अब 50 से तो भाई 100 ज़्यादा है, 50 से तो 100 ज़्यादा है। 50 की उसने मतलब 50 जो था उसके पास वो बचा ही रह गया, वापस उसके स्टॉक में आके ऐड हो गया, तो उसका स्टॉक कितना हो गया 350, क्योंकि कंज्यूमर ने खरीदा ही नहीं तो उसके पास ही रह गया। उसका स्टॉक कितना होगा 350। उसने सोचा था कि भाई 300 रखूंगा मैं तो अपना स्टॉक, उसका कितना रह गया 350 रह गया उसके पास। अब उसको भाई उसको कितना चाहिए 300, तो उसको अगली बार जब वो उसको उसको रिड्यूस करना है, अब 350 से रिड्यूस करना है, तो अगली बार वो क्या करेगा, अगली बार वो भाई कम लोगों को हायर करेगा, ताकि उसका अगली बार, क्योंकि उसके ऑलरेडी 50 एडिशनल है, अगली बार जो भी उसका प्लान होगा फ्यूचर में, जो भी उसका प्लान होगा उसके उस प्रोडक्शन लेवल के लिए उसका 50 ऑलरेडी एडिशनल में होगा, तो अगली बार वो कम लोगों को हायर करेगा, इसके से आउटपुट भी फॉल होगा और आपकी एम्प्लॉयमेंट भी फॉल होगी। एज इट इज़ यही चीज़ हमने यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रखी है, यही चीज़ जो हमने यहाँ पे बताई है आपको, वही चीज़ हमने आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रखी है। अगर एडी से ज़्यादा होता है एएस, मतलब इनकम मोर देन 500 करोड़ है, इट इम्प्लाइज दैट हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर प्लानिंग टू डिमांड मोर देन वट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सप्लाई। मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म्स जो है आर प्लानिंग टू डिमांड, सॉरी यहाँ मोर नहीं है, देर विल बी लेस। हाउस होल्ड और फर्म जो है वो लेस डिमांड करने वाले हैं, हाउस होल्ड फर्म जो है वो लेस डिमांड करने वाले हैं, बट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू सप्लाई, जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, आपका होगा सरप्लस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सरप्लस होगा गुड्स एंड सर्विस का, सरप्लस का मतलब एडिशनल गुड्स एंड सर्विस होगी। और इस सिचुएशन में एक अनडिजायरेबल या फिर यू कैन से अनप्लान्ड, अनडिजायरेबल या फिर अनप्लान्ड इंक्रीज हो जाएगा आपके स्टॉक के अंदर, और एक्चुअल स्टॉक से ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअल स्टॉक इज मोर देन प्लान्ड स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक आपका कितना पहुंच गया था 350 करोड़, बट आपका प्लान्ड स्टॉक आपने कितना सोचा था 300 करोड़, तो मतलब आपका एक्चुअल स्टॉक ज़्यादा होगा था प्लान्ड स्टॉक से, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चाहिए भाई कि मेरे को तो 350 करोड़ नहीं, मेरे को तो 300 करोड़ तक ही पहुंचना अगली बार, मतलब एडिशनल 50 करोड़ हो गया मेरे पास इस बार प्रोड्यूस, तो अगली बार जो मैं ये प्रोडक्शन टारगेट रखूंगा उसके अंदर मेरे को 50 करोड़ एक्स्ट्रा ऑलरेडी है मेरे पास, 50 करोड़ मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो मैं अगली बार भाई क्या करूँगा, अगली बार सिंपल सा मैं अपने आउटपुट को डिक्रीज़ करूँगा, आउटपुट को डिक्रीज़ करूँगा तो मैं कम लोगों को हायर करूँगा, कम लोगों को हायर करूँगा तो आउटपुट तो फॉल हुआ, एम्प्लॉयमेंट फॉल हुई, और कम लोगों को हायर किया तो भैया इनकम भी ओवरऑल फॉल होगी। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक एडी एएस के इक्वल नहीं हो जाता एट इनकम 500 करोड़। बस एज इट इज़ आपको यही चीज़ लिखनी है, और ये चीज़ एग्जाम में 6 मार्क्स की आ जाती है, और बहुत ईजीली आपको आप इसके अंदर 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम एडी एएस अप्रोच को डायग्रामेटिक तरीके से भी समझेंगे और विदाउट डायग्राम विदाउट शेड्यूल भी समझेंगे। होपफुली जितना आपको इस वीडियो में मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।